बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं सौरभ शर्मा बातें करेंगे खुल्लम खुल्ला, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। हमारे मेहमान आरती टिकू सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आरती जी बहुत स्वागत आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र बहुत स्वागत आपका। और वैभव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। ये वही पैनल है जिसको अभी आपने कुछ दिनों पहले बड़ा प्यार दिया था, तो आज क्योंकि मुद्दा वैसा ही है तो हमने कहा आज इन्हीं मेहमानों से चर्चा की जाए। मुद्दा है प्रधानमंत्री की जापान और चीन की यात्रा। अब वो जापान में है 2 दिन के लिए, फिर वो जाएंगे चीन, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अमेरिका जिस तरीके से लगातार भारत को घेर रहा है, अब तो ये कह रहे हैं भाई इट इज मोदीज वॉर, मतलब रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये मोदी की लड़ाई है। मोदी की वजह से जंग चल रही है, इस हद तक चला गया है यूएस। उसके बीच ये दोनों देशों की यात्राएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये देखिए ना, ये भी भारत ही कर सकता है। जापान क्वाड का मेंबर जो चीन के खिलाफ बनाया गया है, और यहां से सीधे जाएंगे चीन जो एससीओ समिट के लिए जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो बैक टू बैक उन देशों में जो परस्पर जिनके हित जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन भारत उनकी यात्राएं कर रहा है। अब कुछ दिनों पहले चर्चा में था और देवेंद्र जी ने उस पर आपको एक खबर दी थी कि क्या ट्रंप ने फोन किए मोदी को 4 बार और मोदी ने फोन नहीं उठाए। इस गंगा में बहुत पानी बह गया। उसके बाद देवेंद्र जी ने आपको बताया था कि ऐसी क्वेरी भारत सरकार को एक विदेशी एजेंसी से भी मिली थी। अब एक नई दूसरी बड़ी सस्पेंसफुल खबर आ गई। शी जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी। शी जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी। और वो चिट्ठी उन्होंने किसको लिखी? नरेंद्र मोदी को नहीं लिखी। ये दावा किया जा रहा है कि वो चिट्ठी उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लिखी। अब शी जिनपिंग द्रौपदी मुर्मू जी को चिट्ठी में क्या लिख सकते हैं, या लिखी होगी तो क्या लिखा होगा? दावा ये किया जा रहा है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि देखें, ये यूएस जो है हमें और आपको एक दूसरे से दूर किए हुए है और ये हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। वक्त है कि हम अपने डिफरेंसेस दूर करें और हम दोनों देश जो हैं वो नजदीक आए। ये एक जो दावा है ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और उसमें ये बताया गया है कि ये मार्च में हो गया था, मतलब मार्च में ये चिट्ठी शी जिनपिंग लिख चुके थे। और उसके बाद जब ट्रंप ने हमें तेवर दिखाने शुरू किए, पहले ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का क्रेडिट लेकर के, फिर बार बार हमें चढ़ाने के लिए 30-40 बार वो बात बोल चुके। उसके बाद ये दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में कि जून के आसपास फिर भारत सरकार ने मन बनाया कि अब इस राह ही चलें, मतलब जरा आप चीन के नजदीक चलें। तो पहले तो ये बताइए कि आपने कहीं से सुनी इस चिट्ठी की खबर? नहीं, ये चिट्ठी घोषित तौर पे थी, कोई सीक्रेट तो थी नहीं। अच्छा। और वो चिट्ठी इस संदर्भ में थी कि भारत और चीन का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 75 साल पूरे हो रहे थे। हाँ। तो उस 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति को वो चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी में जाहिर तौर पे वो सारी वही बातें हैं जो कि भारत और चीन के अच्छे संबंधों को वकालत करने वाली बातें हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि कोई सीक्रेट लेटर है, क्योंकि चीन के तरफ से इसको ट्विटर पर भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी। और उसमें बाकायदा ये बताया गया था कि हाँ, ये मैसेज एक्सचेंज हुआ है और उसमें ये बातें हैं और ये अप्रैल की बात है। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कम से कम ऐसा तो नहीं था कि एक सीक्रेट लेटर है। लेकिन जिस कंटेंट की बात कही जा रही है सौरभ, हाँ, वो कंटेंट तो कंसर्न है ही चीन का, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब कंटेंट पे आप उसको काउंटर नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की बात नहीं हो सकती। नहीं, वो तो पब्लिकली भी बोलते हैं। चाइना का ये स्टैंड रहा ही है। इनफैक्ट लंबे अरसे तक चाइना इंडिया को लगातार बोलता रहा कि आप अंग्रेजों के सामने कभी खड़े नहीं हुए, आप अमेरिका के सामने कभी खड़े नहीं होते, कभी भी आप अपना व्यू नहीं रखते, चीन के साथ नहीं खड़े होते, वो अलग बात है, लेकिन आप उनके सामने नतमस्तक होके रहते हैं। ये तो चीन कहता रहता है। हाँ, ये चीन की बहुत पुरानी शिकायत है हमारे। फिर तो सुर बहुत बदल गए आरती जी, क्योंकि ये देखिए मेरे हाथ में एक और ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है आज का। ग्लोबल टाइम्स मतलब माउथपीस हुआ ना, चाइना की सरकार का, शी जिनपिंग का। ये तो कह रहे हैं साहब कि भारत ने दिखा दिया है कि उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई नहीं छीन सकता, जिस तरीके से उन्होंने भारत ने ट्रंप को जवाब दिया है। तो मतलब अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा वहां उतना नजदीक ना जाएं अमेरिका के, और इसके लिए वो हमारे आत्मसम्मान को एक तरीके से बढ़ा, वो ये दिखा रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा आत्मसम्मान अपना दिखाया है इस पूरे मामले में। मुझे तो ये वही अरसा याद आ रहा है जो 1962 वॉर से पहले इंडिया में भी, आपको याद होगा अगर आप इतिहास जानते हैं तो, हिंदी चीनी भाई भाई का जो माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया। और चाइना के लोगों ने भी उस वक्त ऐसा कहा।
और बाद में फिर नेहरू जी को पछताना पड़ा, वो अलग बात है, खैर छोड़िए। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, और आप माने या ना माने, प्रेसिडेंट यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको इतना तो आप श्रेय दीजिए कि वो हिंदुस्तान और चाइना को दोस्ती करवा रहा है। हम तो पिछली बार भी दे रहे थे, आपने नहीं माना था। आप ये मान के देखिए कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उस वक्त आप ही के चैनल और हजारों चैनल जो भी देश में चलते हैं, दिन रात यही बोलते रहे कि पाकिस्तान ने जो औजार इस्तेमाल किए, जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, जो वेपन्स इस्तेमाल किए, वो चीन ने दिए, जेट्स, मिसाइल्स, सब कुछ। तो चाइना और पाकिस्तान का एक्सीज जो है वो आज का नहीं है, वो पुराना एक्सीज है। हम किसी भी वॉर में अगर आप देखें, चाइना को सपोर्ट हमेशा, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। वो आतंक के मामले में भी अगर आप देखें, चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में कितने सारे रेजोल्यूशंस में पाकिस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान का नहीं दिया। ठीक। लेकिन मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इतना चमत्कार कर रहे हैं, सही बात है, इतना चमत्कार कर रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज तो मिलना ही चाहिए। इस बात के लिए मिल जाए कि भारत पाकिस्तान की रिश्ते बेहतर कर दिए, देखिए मतलब भारत चीन के। बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी तो 2020 में गलवान क्राइसिस हुआ, इतने हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद स्टैंड ऑफ चल रहा था, वो भी कोई रिजॉल्व हुआ नहीं है, उसमें भी कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी आपको याद होगा डोकलाम क्राइसिस था, इतने सारे क्राइसिस हो गए। लेकिन हम लोग ये इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर 7 साल के बाद जा रहे हैं वहां पे उनसे मिलने के लिए, शी जिनपिंग से मिलने के लिए, तो ये अपने आप में मुझे लगता बहुत है बड़ी बात है। और अब जो एक्चुअली इसकी ये जो चिट्ठी वाली बात है जो शी जिनपिंग ने द्रौपदी मुर्मू जी को लिखी, इसकी टाइमलाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दावा कर रहे हैं कि ये चिट्ठी मार्च में लिखी गई थी। दावा क्या आपने बताया कि वो घोषित, वो तो 1 अप्रैल को तो चीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया था। तो मार्च में चिट्ठी लिखी गई, तब तक ये भारत, तब तक पहलगाम का हमला, ऑप सिंदूर, ये सब नहीं हुआ था। क्या हुआ था, तब तक ट्रंप ने ये टैरिफ की बातें करना शुरू कर दिया था। आपको याद है वो पूरा रेट कार्ड लेकर के आए थे मीडिया में, इतना ऊंचा रेट कार्ड, ये देश हम पर इतना 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 टैरिफ लगाते हैं और हम इन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, ये सब तब तक हो चुका था। तो ये चीन को दिख रहा था कि ये कुछ आ रहा है, हमको भी पता था। तो ये शुरुआत चीन ने की कि रिश्ते सुधारने के लिए एक पहल की जाए, इतना इस चिट्ठी से जायज दिखता है। हमने लेकिन ये, अब ये आर्टिकल का दावा है कि ये जून तक नहीं हुआ कि मोदी सरकार ने एक सीरियस एफर्ट किया कि हम चीन के साथ चलें, रिश्ते सुधारने की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अपनी वजह थी, गलवान होकर चुका था, अरुणाचल में वो कुछ भी करते रहते हैं। उन्होंने एक्सपोर्ट्स जो थे जिनकी हमको ज़रूरत रहती है उस पर रोक लगा रखी थी, तो हम फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते थे, इसलिए शायद ये महीने 2 महीने का वक्त जो ये आर्टिकल दावा कर रहा है हमें लगा। लेकिन उसके बाद से तो कई चीज़ें बेहतर हुई हैं। मानसरोवर की यात्रा, वीज़ा भारत ने देना शुरू किया चीनियों को जो बंद कर दिया था, फ्लाइट शुरू हो गई, बॉर्डर पर मिठाई एक्सचेंज होने लगी। बिल्कुल सौरभ, लेकिन एक चीज़ जैसे ये समझने के साथ दर्शकों के लिहाज से डिप्लोमेसी तो समझती है इस बात को कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं वो शादी की पवित्रता वाले, हस्बैंड वाइफ की पवित्रता वाले नहीं होते, बल्कि लिव इन रिलेशन वाले होते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक, कि एक दूसरे को ज़रूरत है तो उस हिसाब से आप उस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि अरे उस देश के आप देश के बड़े करीब जा रहे थे, लोगों में, देश में नहीं होता, अधिकारियों में नहीं होता, नेताओं में नहीं होता, बस लोग बना लेंगे, अच्छा कल तो आप अमेरिका के साथ ऐसे थे अब ऐसा हो गया, चीन के साथ ऐसे थे अब ऐसा हो गया, वैसा नहीं होता, वो कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। उसी कन्वीनियंस में अभी भी अगर आप देखें तो चीन भारत का स्वाभाविक दोस्त हो ही नहीं सकता। आपके फ्रिक्शन के इतने ज़्यादा पॉइंट हैं, और जिस पहलगाम के ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं सौरभ, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट की बात थी, रियल टाइम मिलिट्री सपोर्ट की बात थी। और जब रियल टाइम मिलिट्री सपोर्ट आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि उस लड़ाई में आप बराबर के साझीदार थे। भारत क्या कुछ कर रहा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास तो कुछ था ही नहीं, उससे सब चाइना प्रोवाइड कर रहा था, ऐसी तमाम ऐसी रिपोर्ट आई। तो उस कंडीशन में इस तरह का देश, और उनके बहुत सारी इशू, जैसे सीपेक की ही बात कर लें, क्या भारत उस पर सहमत होगा? क्या चीन उसे छोड़ देगा? नहीं। जिस प्रकार के बंदरगाह वो क्रिएट कर रहा है भारत के सारे पड़ोसी देशों में, क्या भारत, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इसे कहते हैं, क्या भारत उसे सहमत होगा? नहीं। अरुणाचल पे क्या चीन अपना स्टैंड बदलेगा? नहीं। ताइवान पे क्या भारत अपना स्टैंड बदलेगा? नहीं। तो इसमें फ्रिक्शन के आपके इतने सारे इश्यूज हैं। तो शायद हम लोग चेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक स्टेटमेंट भी आया, वो खारिज भी हो गया था। हाँ, वो ठीक है ना, वो चीन की तरफ से चीनी प्रोपेगेंडा था। अब इसी समझ लीजिए कि विदेश मंत्री आ रहे हैं,
वाकई क्या स्टैंड नहीं होगा। मालूम क्या, भारत की सरकार जो कह रही है आपको तो वही मालूम होना चाहिए। अब चीन क्या कह रहा है, अगर हम ये इस लाइन पे जाएं, भारत की सरकार को अगर ये मानना होता तो भारत की खारिज सरकार कर दिया था भारत ने, हाँ नहीं वही ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ताइवान पे हमने कोई स्टैंड नहीं और बदला। उसी से समझिए कि अगर इतने सारे इश्यूज हैं, सो हो क्या रहा है, मतलब हम जैसा आपने कहा इस वक्त ये कन्वीनियंट है कि हम अपने कुछ डिफरेंसेस दूर करें, हाँ हम उतना कर रहे हैं लेकिन गार्ड अप करके। बिल्कुल पूरी तरह से अपना गार्ड अप करके, जो हमारे कन्वीनियंस के लिए, जैसे जापान के साथ सोचिए ना, चीन जाने से पहले जापान के साथ जो ब्रदरहुड दिख रहा है, चीन को अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, तो पेट में दर्द होगा ही। तो उस कंडीशन में आप समझिए कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है, जैसे अमेरिका में तो ये बात शुरू हो गई ना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भारत को चीन के करीब लेके चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये फिर मैं उसी ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का वो सीक्रेट लेटर वाली बात में एक चीज उन्होंने जो लिखी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इज ड्राइविंग द एंगेजमेंट एज वन ऑफ द फ्यू इंडियन ऑफिशियल्स विद ट्रस्टेड डायरेक्ट चैनल्स टू चाइनाज टॉप लीडरशिप। चाइना के टॉप लीडरशिप के साथ सीधे संबंध हाँ बिल्कुल बिल्कुल की पर्सन वही हैं लगातार, जैसे बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सारा उन्हीं के नेतृत्व में वही सारी चीजें होता है। लेकिन आप नहीं मानेंगे क्या कि पिछले 11 साल में अगर देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी, इनफैक्ट फॉरेन पॉलिसी तो जयशंकर का डोमेन है पिछले 5-6 साल से, जब से 2019 से, लेकिन अगर हम 2014 से देखें तो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी पे जो छाप रही है सबसे ज्यादा वो इन्हीं दोनों की रही है, अजीत डोभाल की और डॉक्टर जयशंकर की। तो जब हम कहते हैं कि देखिए पिछले पहला टर्म जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का था और प्रेसिडेंट ट्रंप का था, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रेपो की बातें होती थी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कहते थे कि वो मेरे मित्र हैं, और उनके बीच में जो हमने कमराडरी देखी वो हमने यूएस में भी देखी, ह्यूस्टन वाले इवेंट में भी, वो हमने यहाँ पे दिल्ली में भी और गुजरात में भी वो हमने कमराडरी देखी। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अजीत डोभाल के खिलाफ एक केस फाइल होता है। खालिस्तान का जो सारा मूवमेंट कनाडा और यूएस में है, वो बेशक सीआईए और यूएस की अपनी डीप स्टेट का होगा, लेकिन उसमें अजीत डोभाल का नाम आ जाता है कोर्ट केस में। दूसरी बात ये हो जाती है कि सिर्फ आरती जी, मैं बस वैभव जी को बुला लूं। वैभव जी आइए, आज हमारे मेहमान थोड़ा सा लेट हो गए, प्लीज प्लीज आइए। आप जापान से आ रहे हैं क्या? नहीं प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो दूसरी बात ये होती है कि हम लगातार पिछले 6-7 साल से ये मान के चले हैं कि अजीत डोभाल और डॉक्टर जयशंकर का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है यूएस में, वॉशिंगटन डीसी में। वो हमेशा यही प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेमोक्रेट्स के साथ भी है, रिपब्लिकन्स के साथ भी है जी। लेकिन कुछ तो ऐसा होता है 2020 में कि लगातार एक के बाद एक जो है, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये पिछली बार इसने भी पॉइंट आउट किया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही रिलेशनशिप जो है इंडिया और यूएस का कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि अजीत डोभाल के बारे में बात कर रहे थे अभी, वो हर ट्रिप में प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। वो कोई ऐसा फॉरेन ट्रिप नहीं है जहां वो आप ये कह रही हैं क्या कि मतलब जो फॉरेन पॉलिसी में ये ऐसा होता नहीं है कि कोई अगर क्राइसिस है, फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस है, उसमें सिर्फ एक ही तरफ से कोई संकट होगा, दोनों तरफ से संकट होने की संभावना है। ये नहीं है कि देखिए, जितना क्रिटिसाइज मैंने अमेरिका को किया है, किसी पत्रकार ने पिछले 11 साल में उतना प्रिंट में लिख के नहीं किया होगा जितना मैंने किया है। इतने क्रिटिसिज्म किए हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी यूएस। आजकल तो आप भारत की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रही है ना? मैं भारत की फॉरेन, मैं सिर्फ दो ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रही हूं। ओके ठीक है, मैं समझा कि आप कि भाई ये जिन दो लोगों की छाप सबसे ज्यादा है भारत की फॉरेन पॉलिसी पर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर। सो रीसेंट क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, ये कंटेन क्यों नहीं कर पाए वो? क्या इसमें कहीं कोई हमारी कमी है? और इसका बैकड्रॉप ये है कि हम चीन और हम जो है अपने डिफरेंसेस दूर करने लगे। अच्छी बात है ये, लेकिन उसकी वजह ये है कि आपके डिफरेंसेस अमेरिका के साथ इतने बढ़ गए। देखिए, अगर हमारी तरफ से कमी नहीं होती तो क्राइसिस क्रिएट नहीं होता। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई हम बिल्कुल ठीक है, जो भी कमी है वो सामने वाले में है। हमारी जो फिलॉसफी भी है वो यही कहती है ना कि अगर कोई गलती है तो आप अपने अंदर झांको
कि देखिए हमसे कहाँ चूक हो रही है। अमेरिका को आप चेंज नहीं कर सकते, डोनाल्ड ट्रंप को आप नहीं बदल सकते, हम अपनी पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, हम अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हैं और हमें उसी के बारे में बात करनी चाहिए। तो अगर हमारा एक अप्रोच है जो हम अभी तक ले रहे हैं और वो अप्रोच अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पहले जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि हमने डिफेंस डील्स को एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी का टूल बनाने की कोशिश की, वो एक गलत पॉलिसी थी जिसको सुधारा सरकार ने। सरकार ने बाद में कहा कि भाई हम इसको जो है डिफेंस डील को यूज नहीं करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए, जो कि देवेंद्र जी ने पिछले कार्यक्रम में कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाई जो कार्य जिसका है वो करेगा और इसकी चीजों को मिक्स नहीं करना है फॉरेन पॉलिसी में। अब देखिए हमारी पॉलिसी में क्या है, एक तो हम इंडिया में आपने देखा हवन भी हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए, इंडिया में बहुत कुछ हुआ, ठीक है, उल्टी पड़ गई होती है हमारी। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि हम अपने सारे एग्स को जब एक बास्केट में रखने का काम करते हैं तब ये चीजें होती हैं। और ओवर रिलायंस या ओवर ट्रस्ट हमारे हम एक इमोशनल भी देश किस्म का हम देश हैं कि हम लोगों के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं कि ये हमारा दोस्त। फॉरेन पॉलिसी में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम था। और हमने क्या है कि हमने ये मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त हैं। चलिए ठीक है, हमने सबक सीखा, फिर हाँ। हमें उसका खामियाजा मान लीजिए कि हमने ज्यादा जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, हम उसको भुगत रहे हैं, ठीक है। सवाल ये कि अब आप उसको कंटेन करने के लिए जो कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी ठीक है? जापान तो आपका ठीक है, बढ़िया दोस्त है, नो प्रॉब्लम, आप पहले जापान गए प्रधानमंत्री, उसके बाद जो आप चीन आप जाएंगे तो वहां बड़े बेसब्री से इंतजार हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का चीन में, और उनकी मीडिया में बहुत लिखा जा रहा है इसको लेकर के, और लगभग तय देवेंद्र बताएंगे कि भाई एक बायलैटरल होगी बिल्कुल शी जिनपिंग के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, तो वो ये रिश्ता कितनी गंभीरता के साथ कितनी दूर जाना चाहिए? देखिए, चीन हमारा दोस्त तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, हमारा पार्टनर हो सकता है, हमारी एक पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस हो सकती है कि हम किसी 2-4 इश्यूज के, डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पे हम एक साथ आ जाए। क्लियर वो हमारा दोस्त नहीं है और कभी नहीं हो सकता। भाई आपकी दुनिया भर की टेरिटरी आपकी क्लेम करता है, वो अरुणाचल प्रदेश पूरा राज्य आपका क्लेम करता है, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? ठीक है, वो तो कभी नहीं होगा। ठीक है, हमने उस चीज से सबक सीखा है, हमने कहा ठीक है, हम जो शॉर्ट टर्म एक अनकंफर्टेबल अलायंसेज हैं हम वो कर लेंगे, लेकिन क्या वो आपकी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी के लिए कितना कारगर होंगे, ये इस पे विचार होना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए। जापान से आपका संबंध आज का तो नहीं है, 2000 साल पुराना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के नरेंद्र मोदी तक सारे यही बताते हैं कि भाई 2000 साल से हमारा संबंध है, कल्चरल रिलेशंस है, सारे रिलेशंस हैं जापान के साथ। अब बात यह है कि जापान तो आपका एलाई है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका क्या है कि अमेरिका का कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है, ये मान लीजिए आप, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, आपका ट्रेड सरप्लस है, चाइना के साथ आपका ट्रेड डेफिसिट है, चाइना के साथ आप ट्रेड करेंगे, चाइना को बेचेंगे क्या? जिस रेट पे जो प्रोडक्ट अमेरिका आपसे खरीद रहा है, क्या वो चाइना के लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। चाइना से ट्रेड डेफिसिट है, जापान से है, हाँ? रशिया से ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, और नया मार्केट आप ओवरनाइट नहीं ढूंढ लेंगे, ठीक है, नया मार्केट तो बनते बना। अमेरिका के साथ भी जो ट्रेड है ये बनते बनी ना पिछले 30 साल में। मतलब उम्मीद छोड़ ही दे क्या कि ये टैरिफ नहीं खत्म होगा हमारे ऊपर से? नहीं, टैरिफ, मैं कहता हूं टैरिफ खत्म हो भी जाए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे राष्ट्रपति, टैरिफ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जो ये जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खत्म नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये जो आर्गुमेंट से आरती, आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर आर्गुमेंट सेक कि हम मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे, दोस्त हैं नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, हम ये मान लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप हट जाएंगे, टैरिफ भी हट जाएगा साथ में। मेरा कहना यह है कि आप जो अमेरिका की पॉलिसी चला रहे हैं, अमेरिका ने क्लियर किया कि भाई आपको साइड चूज करना पड़ेगा, ये जो मल्टीपोलैरिटी का आप हमको चूरन दे रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंदिरा गांधी वाली पॉलिसी पे आ जाइए कि ठीक है भाई हम तो अब सोवियत यूनियन के साथ ही हैं, हम रशिया के साथ ही हैं, ठीक है। मल्टीपोलैरिटी में अगर आपको रहना है तो आपको उतनी डेलिकेट डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। मैं आरती की एक चीज से लोगों को बहुत बुरा लगता है, ऑडियंस को भी, हर किसी को अच्छा लगता है ना कि यार हमारा विदेश मंत्री जाए और ट्रोल करके आए। देखिए वो काम विदेश मंत्री का नहीं है और उनको नहीं करना चाहिए। और ठीक है, अपने मैसेजिंग करने के लिए क्या भारत में 70 साल से फॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही थी? क्या जो अमेरिका के साथ हमारा जो $100 बिलियन से लगभग $150 बिलियन का जो ट्रेड हुआ वो जिन फॉरेन मिनिस्टर्स के रिजीम में हुआ,
तो क्या उन्होंने कोई डिप्लोमेसी नहीं की थी, क्या उन्होंने फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाई थी? तो मेरा कहना ये कि एक ऐसा रिलेशन है जिसका आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है और ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका ही है। लेकिन मल्टीपोलैरिटी तो आपने, इसको आप ऑटोनॉमी कहते हैं, वो तो आपने कभी नहीं रखी ना, मतलब हम कभी भी नहीं किया आपने। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर थे। बिल्कुल ठीक कहा, वो चाह रहा है सबमिशन, वो चाह रहा है आप पिक अ साइड हमारे साथ। वो रोज क्या बोलते हैं वो पीटर नवारो और बेसेंट, if you are a democracy, act like one, be with democracies। ये ऑटोक्रेट्स हैं, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ आप कैसे हो सकते हो? बिल्कुल। बट है हमारा दोस्त तो है, रूस है, हम नहीं जाएंगे। आप हमें बताइए, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर थे, तो क्या हम नॉन अलाइंड थे? नहीं, नॉन अलाइंड कभी हम मेंबर थे, लेकिन क्या हम नॉन अलाइंड थे? क्या हम सोवियत यूनियन के कैंप पे नहीं थे? नहीं, क्या हम नॉर्दर्न अलायंस का मेंबर नहीं थे? ठीक है, आज आप हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में के बिलीवर या नहीं है? मल्टीपोलर, बिल्कुल मल्टीपोलर व्यू है हमारा, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्लीज एक्नॉलेज कीजिए कि हम कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद हम पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, चूंकि एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, तो जो भी हम लोगों की पहले इक्वेशन थी रशिया के साथ, वो चेंज होके हम पूरे के पूरे वेस्ट के करीब पहुंच गए। अब हम एक नया दौर आया है, एक क्रिटिकल जंक्चर पे है दुनिया। ये वही वैसा ही जंक्चर है जो वर्ल्ड वॉर 2 आया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ। अभी जो एक जंक्चर है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना कर रहे हैं बड़े बड़े पावर्स। इसमें एक्चुअली 2 ही पावर्स है जो कल्पना कर रहे हैं, एक यूएस और एक चाइना। और चाइना भी अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश करेगा कि उनके साथ जो है बड़े सारे देश उनके ब्लॉक में जाए। ठीक है, क्या अब जो अभी हमारी सिचुएशन है, सवाल ये है कि ये मल्टीपोलैरिटी तो नजर नहीं आ रही है, तो 2 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये तो यूएस और चाइना नजर आ रहा है। ऑब्वियसली अगर ये 2 ब्लॉक है तो हम अमेरिका के ब्लॉक में, हम चाइना के ब्लॉक में तो हो नहीं सकते। तो फिर सवाल ये है, ठीक है ना, ये बात हुई। तो सवाल ये है, देवेंद्र जी कुछ सोच रहे हैं? नहीं, उसमें एक दो चीज़ मतलब क्लियर कर लेना चाहिए दर्शकों के लिहाज से। एनएसए अजीत डोभाल हर ट्रिप में इसलिए होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वो अधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो दफ्तर है साउथ ब्लॉक में, पीएम के दफ्तर के ठीक बगल वाला दफ्तर उन्हीं का है। बिल्कुल। एक तरफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दूसरी तरफ वो। तो ऐसा नहीं है कि किसी इन्फ्लुएंस के लिए लेके आया जाता है। और विदेश मंत्रालय 3 चीज़ों पर तय होता है, ट्रेड, सिक्योरिटी और ओवरऑल विदेश की नीति जो आपकी है, उसके हिसाब से होता है। दूसरी चीज़ को जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका के हम ज़्यादा करीब चले गए, क्या गलती कर दिया भाई? कहाँ करीब चले गए? वहाँ से हमारा अगर ट्रेड सरप्लस है तो हमने उससे हासिल किया है, हमने कुछ गंवाया नहीं है। अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा के हमने क्या गंवा दिया है? अमेरिका से दोस्ती के ज्यादा नजदीक चले गए, ये नहीं बात। नो, बात हो रही थी ट्रंप की। ट्रंप पर बैठ करके क्या भारत ने गलती की, ये बात हो रही। क्या बैठ कर दिया गया? हमने पहले एक बार ये बहस हुई थी, ओपिनियन बना लिया ना कि हमने बेट कर दिया। अरे भाई, अगर ट्रंप उस समय भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हार्ड बार्गेनर हैं, तो उनका क्या मतलब था? कि भाई उस समय भी आप डील नहीं कर रहे थे ना ट्रंप के सामने, तब तो उस व्यक्ति को ये बात कहनी पड़ी कि हार्ड बार्गेनर है। तो अगर आपने कुछ गंवाया हो तो बताइए कि हाँ उनके करीब चले गए, इससे हमने ये गंवा दिया और इसके चलते हमारा ये नुकसान है। जो बाइडेन प्रशासन के समय आप कह रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन के समय स्थिति खराब होनी शुरू हुई, भाई वहाँ पे बाइडेन प्रशासन के समय ही व्हाइट हाउस में, जो आज तक नहीं हुआ था, 5000 NRIs के लिए व्हाइट हाउस खुला हुआ था। अदरवाइज जो वहाँ के NRIs हैं, आप सोचिए वहाँ के NRIs जो बाहर से ही व्हाइट हाउस देखते थे, मैं था उस प्रोग्राम में वहाँ पे, और उनसे बात की जो उन लोगों से, तो समझ में आता था कि इसका सिग्निफिकेंस उनको कितना मिल रहा है। उनका ये कहना था कि अब यहाँ की सिस्टम हमारी आवाज़ सुनती है। अदरवाइज हमारे टैलेंट को लेके ये लोग नौकरी दे देते हैं या हम बिजनेस कर लेते हैं, जो भी करना हो, बट हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी। तो अगर आप गए किसी रिश्ते में और आगे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। तीसरी चीज़ कि अगर जयशंकर जा रहे हैं तो अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब ही दिया जाता है। सवाल का जवाब चुप ही नहीं हो सकता। अब वो किसी को ट्रोल लगे, किसी को कुछ और लग सकता है, बट सवाल का जवाब ट्रोलर वाले हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूं। जयशंकर जी की जो इन्होंने कहा दोनों मेहमान कि भाई वो टोन ठीक नहीं है शायद उनकी। जैसे ये हुआ कि भाई उनको एतराज है, आप रूस से तेल खरीदते हो, उसको रिफाइन करते हो, प्रॉफिटेरिंग कर रहे हो, उससे बेच रहे हो उसको आप। नहीं, एक मिनट, मेरा ये बस ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो उस पर उनका जवाब ये था कि आपको नहीं खरीदना, ना खरीदो। और उसके पहले और उसके पहले, हाँ तो यही बात है ना सौरभ, इसमें और क्या कहा जा सकता है आप ये बताओ। और उसके पहले भी जब उन्होंने कहा था कि हम पूरे महीने में जितना करते हैं यूरोप एक दिन का, फैक्ट है भाई, फैक्ट के आधार पे बोला। ऐसा नहीं, देखिए मेरा एतराज सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशंस में इंडिया पहले नहीं होता था।
कई बार ऐसी सिचुएशंस में रहा। वो दौर भी था जब वाजपेयी जी के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शन लगा। कई बार अगर आप पूरी अमेरिकन हिस्ट्री ले और इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप खासकर देखें तो हमने हमेशा पाया कि पाकिस्तान पहला नंबर का एलाई उनके साथ था। ये नहीं था कि यूएस हर चीज़ पे हमारे साथ देता था। इनफैक्ट आतंक का जो सारी कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री क्रिएट की गई, वो पंजाब में हो, कश्मीर में हो, ये दो मुद्दों पे यूएस जो है पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था। पूरा वेस्ट जो था वो पाकिस्तान के साथ था। सही कह रही हैं। ठीक, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस बारे में गलतफहमी होनी चाहिए। बेशक हम लोगों ने प्रगति की, वेस्ट के साथ रिलेशनशिप बनाया, लेकिन उसका भुगतान भी हुआ है, और भुगतान हुआ है कश्मीर में हम जैसे लोगों के साथ। कश्मीर में जो हुआ, पॉलिसी अभी आपको खराब लग रही है? नहीं, अभी की मैं बात भुगतान हुआ? नहीं, अभी तो मैं तो तारीफ की, मैं तो अभी क्या गलती हुई है ये बताइए। नहीं, मैं तो अभी की बात नहीं कर रही हूँ। हम पीछे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हम 2014 के बाद वेस्ट के साथ रिलेशनशिप। मैं तो मानती हूं कि कश्मीर की पॉलिसी 2019 में 5 अगस्त जो मोदी सरकार ने 370 हटाया, और किस तरीके से हटाया, और जो स्मूथ ऑपरेशन था, उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। अभी आप गाजा में देखें कितने रूथलेसली लोगों को मारा जा रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, और यहाँ पे एक बुलेट फायर नहीं हुआ। तो उस हिसाब से इंडिया ने जो करके दिखाया कोई और देश नहीं कर सकता है। 2014 के बाद हमारी गलती क्या है? नहीं, मैं क्या गलत किया? हम वेस्ट की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने कहा कि हमने क्या खामियाजा भुगता। यूएस के साथ हम लोगों को रिलेशनशिप, बिल्कुल हमने एक तरफ से ट्रेड किया, मार्केट सरप्लस, ये जो ट्रेड सरप्लस जो हुआ, और हम इतना बड़ा एक्सपोर्ट जो जा रहा है, सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है एक्सपोर्ट्स में, तो वो एक तरफ, लेकिन उसके कॉस्ट जो है वो भी बड़े हैं। वो क्या कॉस्ट क्या है? यही तो मैं बता रही हूँ कि कश्मीर, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री, ये एक बड़ी कॉस्ट थी। सब में अमेरिका का हाथ है। बिल्कुल 2014 के बाद नहीं, 2014 की बात नहीं कर रहे मैं आपको वही मोदी और जयशंकर की बात पूछ रहा हूँ, क्या गलती हुई है? हाँ, जयशंकर और डोवल की जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जयशंकर, मोदी, डोवल, क्या गलती हुई है? मैं मोदी जी क्यों नाम डालना? देश के प्रधानमंत्री के बिना आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बिना? मुझे टाइम भी दिखता है ना साथ साथ। एक सेकंड में मोदी जी अलग है। थोड़ा सा मुझे रेफरी बनना पड़ेगा। और बेसिक आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, मेरे अगर मैं सही हूं तो नहीं ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के साथ रिश्ते डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इसमें कुछ दोष हमारा भी है। ये कह रहे हैं ना आप लोग दोनों, आप ये कह रहे हैं कि हमको भी थोड़ा सा उसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे टोन की बात या वो मैनेज किए जा सकते थे। फॉरेन पॉलिसी उनके टोन की वजह से नहीं खराब हो सकती, लेकिन मैं कह रहा हूं इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। नहीं करना चाहिए, मतलब ये मैनेज हो सकता था, हम भी कुछ और एफर्ट हमको भी करना चाहिए था। ये उनका बेसिक आर्गुमेंट है। दूसरी बात वो जो ये कह रही थी कि अमेरिका आपका हमेशा से दोस्त नहीं रहा है, वो पहले भी आपका कभी दोस्त नहीं था। तो रिश्ते पहले भी डाउनवर्ड थे आपके उसके साथ, तब भी आप मैनेज करते थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था कि पहले भी मैनेज हुए, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से हम निकले हैं, पर हमने अमेरिका को मैनेज किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डिफिकल्टी हुई और कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं थी, और अजीत डोवल और जयशंकर, जबकि उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो ये सिचुएशन मैनेज नहीं कर पाए। आप क्यों मान रहे हैं कि मैनेज नहीं होगी? हो सकता हुई रही हो या हो जाए, वो आगे आने वाले फ्यूचर की बात है। होगा। 2-3 चीज में देखिए, पहली बात तो ये कि हमें विक्टिम बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, और हम उसी बात का जवाब दे रहे हैं कि भाई अनजस्टिफाइड है, इलॉजिकल है, जो चीज भी किया जा रहा है। अमेरिका ने आज तक एक आरोप ढंग का भारत के ऊपर नहीं लगाया जो तथ्य के आधार पे हो। ठीक है, रास्ता से पेट्रोल के चलते, आप ईंधन लेने के चलते आप ये बात कर रहे हो, चाइना के बारे में आप चुप्पी साध लियो, तो तमाम चीजें। दूसरी चीज कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जयशंकर या एनएसए विदेश नीति तय करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं और होने नहीं देते, तो दो ही चीज़ है कि या तो वो इतने कमज़ोर हैं या उनको समझ नहीं है। अब इस तरह की बात अगर हो तो मतलब इसका अलावा और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? तीसरी चीज़ कि हमें उसने विक्टिम बनाया, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनकी नीति है अगर, और उस हिसाब से रिसेट कर रहे हैं अपनी चीजों को, तो उसका असर सिर्फ हम पे थोड़े पड़ा है। चाइना के साथ भी धमकी दे रहा है, ब्राजील के साथ भी धमकी दे रहा है, जापान के साथ उनकी समस्या, कहाँ उनके साथ समस्या नहीं चल रही है? हर जगह जयशंकर और डोवल थोड़े ही हैं, समस्या तो हर जगह चल रही है। हम लोग थोड़े टची भी ज्यादा। चौथी चीज कि हाँ, वही मैंने कहा कि ये लिव इन रिलेशन होता है, शादी वाला नहीं होता है, ज्यादा बुरा मान जाते हैं, इतनी निष्ठा हो कि अच्छा अभी ऑलरेडी डायलॉग चल रहा है आपका, ट्रेड डील पे बात नहीं चल रही है। ये बताइए मुझे, ओपन है। जैसे अभी इनके वो एडवाइजर ने बोला इट इज मोदीज वॉर,
सब जगह छाई हुई है बात। वो इन चीजों पर क्या रिएक्शन है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का? अब अभी जैसे जो कैबिनेट की बैठक हुई थी अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले, उस कैबिनेट की बैठक में जो सोर्सेस द्वारा हमें जानकारी मिली, प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस इस बात पे था कि ये 40 देशों की लिस्ट है, एक्सपोर्ट जो आप वहाँ करते हो उसके लिए इन देशों में जो संबंधित मंत्रालय हैं वहाँ पे सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर उस पर करें। दूसरी चीज़ के इसमें बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रेड डील को लेके कोई बात कहनी है तो जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं सिर्फ उनके तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो, बाकी चीज़ें विदेश मंत्रालय अपना देख रहा है। ठीक है, तो वो बहुत सधा हुआ जो रिएक्शन है ना। अदरवाइज अमेरिका की तरफ से जितना प्रोवोक किया जा रहा है, यहाँ से पता नहीं बयानबाजी की बाढ़ आ गई होती, 1-2 नेताओं ने बोला भी, और जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से उनको मैसेज दे दिया गया है कि बयानबाजी करने की जरूरत आउट ऑफ टर्न बोलने की जरूरत, बहुत गंभीरता के साथ इस काम को किया जा रहा है, उस हिसाब से होगा और थोड़े दिनों में आप देखेंगे ये चीज़ें ठीक भी होंगी। अच्छा, आप क्योंकि 1-2 मिनट ही हैं, आप आगे मैं फिर चाइना पे जा रहा हूँ कि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि रिश्ते बेटर होंगे। आप वो ऐसे कौन से पॉजिटिव्स हैं जो दिखाई दें, मैं उसके लिए वर्ड एकदम भूल रहा हूँ, जो हम हासिल कर सकते हैं चीन के साथ कि भाई ये लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट कि ये तो रिजॉल्व करो यार कम से कम, और ये हो सकते हैं। देखिए, चाइना के साथ आप जो भी अरेंजमेंट करेंगे वो शॉर्ट, उसकी उम्र बहुत कम होगी, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है। और चाइना के साथ बैठेंगे, चाइना अपनी कन्वीनियंस के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए जो है वो कुछ ना कुछ 2-4 चीजें वो निकाल भी लेंगे, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो सीरियसली बॉर्डर सेटलमेंट पर बढ़ेगा? बॉर्डर सेटलमेंट वो नहीं करेगा ना, वो तो आपका पूरा स्टेट जो क्लेम कर रहा है, आप उससे चाहते हैं कि वो 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का बॉर्डर सेटल कर ले, वो नहीं करेगा वो, पहली बात। दूसरी चीज, आप इसमें एक चीज ये समझिए, जिससे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा, आपके पास अमेरिका का सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी जो भी आती है वेस्ट से ही आएगी, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं वेस्ट से ही आएंगे, कैश जो स्पेंडिंग जो कैपेसिटी है वो वेस्ट के ही पास है, और उनके अलावा आपको कोई देगा भी नहीं। कितना देंगे नहीं देंगे वो एक अलग डिबेट है, बट ये हमारी फॉरेन पॉलिसी ने पिछले 10 साल में, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा प्रो अमेरिका प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कोई आया हो तो बता दीजिए। मोदी से ज्यादा तो प्रो अमेरिका कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, कोई उनसे ज्यादा प्रो वेस्ट नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ ये हो रहा है। तो मेरा जो कहने का मतलब था, जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, क्या अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं हुई वेस्ट की तरफ से? क्या गूगल के एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, मार्क ज़करबर्ग ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि भाई FBI वाले आए और हमारे यहाँ आकर के उन्होंने बोला कि आपको एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ करनी है, और हमने की उनके लिए, वो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। तो जो अपने यहाँ इलेक्शन में कर सकते हैं वो आपके इलेक्शन में नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए कि जो गवर्नमेंट 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पा जाती है, और उस समय मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, फॉर्मर जर्नलिस्ट, जो भी कह लीजिए, जिनको 15 दिन में 15,000 लोग नहीं देखते थे, उनके लाइव स्ट्रीम इलेक्शन के टाइम पे 50,000 लोग देखते थे। ये कहां से चेंज आया? इलेक्शन इंटरफेरेंस हुआ हमारे 100% हुआ। आपके नॉर्थ ईस्ट में जितनी प्रॉब्लम आज चल रही है मिलिटेंसी की, आप ठीक है, आप चाइना का उसमें रोल आप कह लीजिए कि चाइना है, क्या उसमें वेस्ट का रोल नहीं है? क्या खालिस्तानी जितने सेपरेटिस्ट हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी में पन्नू को नहीं बुलाया गया था? आप मुझे बताइए भाई, आपको ये चीज माननी पड़ेगी। आपके यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, गोरे यहाँ से जो गए हैं, ठीक है, बहुत आपकी जनता की आसान भाषा के लिए समझा देता हूँ, गोरे जो यहाँ से गए उनको उस बात की बहुत पीड़ा है, आप उनकी कैश काउ थे, वो आपको नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है। आप अगर उनके सबसर्विएंट नहीं है, या तो आपको स्टांस लीजिए कि भाई हम सबसर्विएंट नहीं रहेंगे, तो लिया, ठीक है, ले लिया है, तो अब आप इस पे अड़े रहिए, ठीक है, कि भाई हम अपनी मार्केट नहीं बनाएंगे, हम अपना नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे ना, हम चाइना के साथ जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, वो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम कहने को नॉन अलाइंड हो जाते हैं, रहते सोवियत के कैंप में हैं, हम कहने को अभी नॉन अलाइंड हो जाएं, लेकिन चले जाएं अमेरिका के कैंप में, कहने को हम कहते हैं भाई हम न्यूट्रल है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का हम ये करेंगे, और हम जाके कभी उनके कैंप में बैठे, कभी उनके कैंप में बैठे बिहाइंड द सीन। ये चीज गलत है। तो ये पॉलिसी चल गई जब चलनी थी। आपको आज डिसाइड करना है कि 2 चीजें आपकी, आप चाह रहे हैं हम कोई कैंप डिसाइड करें? नहीं, मैं कहता हूं आप सॉरी आरती, बस एक चीज आप देखिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अगर आप मुझे ये 2 चीज ला करके सरकार से अगर कोई दे दे कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये फिर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है ना, ठीक है, तो हमारी कोई पॉलिसी होगी, अगर हो तो हमको दे दें। दोनों नहीं है हमारी। सौरभ, मुझे एक ही बात कहनी है कि बेशक हम लोग अभी चीन जा रहे हैं, और अब हम, अगर आपके कहे के अनुसार अब हम लुक ईस्ट ही कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि शी जिनपिंग
वो भी कोई बेवकूफ तो बैठे नहीं है, वो भी तो देख रहे हैं कि इंडिया और यूएस जो है इतना रिलेशनशिप खराब हो गया है कि मजबूरी में आके इंडिया वहां जा रहा है। वो भी नहीं भरोसा करते आप पे, वो भी उनका भी ऐसे ही लिखा जा रहा है। किसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा नहीं रहे हैं चाइना, हम पोजीशन ऑफ वीकनेस से जा रहे हैं चाइना। तो मुझे लगता है कि इस बात पे जरा गौर करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ, ठीक है आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बगैर तो वो छींकते भी नहीं है, डोवल जी और जयशंकर जी, वो ठीक है, ऐसा कहा था आपने? हाँ, आपने कहा था। ठीक है। मेरा ये मानना है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइजर्स की काउंसिल पे चलता है, इन्फॉर्म्ड जो व्यू होता है उस पे चलता है। अगर इन्फॉर्म्ड व्यू जो है ऐसा है कि भैया मेरे को ट्रोल करना है, तो मुझे ये बात प्राइम मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रही है कि हमारा एडवाइजर हमारे ठीक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है इस डिबेट का अंत एक ही है, इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी फाइनल वर्डिक्ट पे हम नहीं आ सकते। एक लाइन सुन लीजिए सौरभ, जब हम सो कॉल्ड अमेरिका के बहुत करीब चले गए थे, तब भी हमने फ्रांस से राफेल डील किया, तब भी हमने S-400 रसा से किया। तो वो ऐसा नहीं था कि अमेरिकी प्रभाव में आके हमने कुछ किया है। थ्रू आउट हम अपना करते हैं। ये तो दर्द है, आपने मेरी ही बात अमेरिकियों, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी लाइन रखिए। अमेरिकियों का दर्द क्या है, वो क्या कह रहे हैं? हथियार तुम खरीदोगे रूस से और टेक्नोलॉजी मांगते हो हमसे। न्यूक्लियर डील हमसे करोगे और जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टर खरीदोगे वो रशिया से खरीदोगे। यही उनका दर्द है। सही कह रहे हैं आप कि वो चाहते हैं आप पूरी तरीके से उनके खेमे में चले जाएं, और भारत इसके लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कुछ हद तक राजी भी होता, लेकिन अब ट्रम्प साहब ने माशाल्लाह जो काम किए उसके बाद उन्होंने उसको खुद ही उसके लिए उसके रास्ते में रोड़ा बन गए। आगे आने वाले दिनों में लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। जापान की यात्रा के बाद चीन की यात्रा, वहां से निकलेगी बड़ी खबर। फिर होगी आपसे मुलाकात। आरती जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।